लाइन खींच रहा हूँ, लेट्स से दिस इज द लाइन। बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, ए बी सी डी ई। तो मेरे बच्चे दो केसेस में मैं बात करूंगा आपसे यहाँ पे। पहला केस में ये कह रहा हूँ कि मेरे भाई इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, कि अगर डी ई बी सी के पैरेलल है मेरे प्यारे बच्चों, अगर डी ई मेरे भाई बी सी के पैरेलल है, देन तीनों रेशियो सेम होंगे। कौन कौन से? ए डी बटे डी बी, वही वैल्यू देगा जो ए बटे ई सी। दूसरा ए डी बटे ए बी, वही वैल्यू देगा जो ए बटे ए सी, और वही वैल्यू देगा जो डी ई बटे बी सी। हाँ ना, इसी का उल्टा भी आप कर सकते हैं कि डी बी, यहाँ तक की बात आगे क्लियर समझ। मैंने ये कहा कि जो रेशियो ए डी का ए बी से होगा वही रेशियो ए का ए सी से होगा, वही रेशियो डी ई का बी सी से होगा, अगर मेरे प्यारे बच्चों डी ई पैरेलल है बी सी के। अगर मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों डी ई बी सी के पैरेलल है तो ये कहानी यहाँ से चलेंगी और ये इसका अर्थ होगा। अब मैं सवाल को थोड़ा बदलना चाह रहा हूँ और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई सवाल ने ये नहीं रखा कि पैरेलल है, लेकिन ये रखा कि भाई इफ ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू ए बटे ई सी, तो आप मुझे बताइए डी ई क्या पैरेलल होगी बी सी के? क्या स्टेटमेंट ठीक है गलत? आप कहेंगे स्टेटमेंट ठीक है सर, क्योंकि जो हमने पीछे पढ़ा था ये एग्जैक्ट उसका उल्टा है। क्या उल्टा है सर? आपने पीछे भी ये पढ़ा कि भाई अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, दोनों लाइनें पैरेलल है, तो जो रेशियो ए डी का डी बी से होगा वही रेशियो ए का ई सी से। आपने ठीक है पिछले क्लास में पढ़ा था। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों यहाँ वही कहानी उल्टी कर दी। कैसे उल्टी कर दीजिए? उल्टी इस तरह से कर दी है कि भैया अगर ये पैरेलल है तो ये रेशियो सेम होगा, लेकिन अगर ये रेशियो सेम है यानी ए डी का डी बी से जो रेशियो वही रेशियो अगर ए का ई सी से है, तो इसका उल्टा भी ट्रू होगा कि भैया डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल होगी। ये बात भी आपको हमेशा के लिए ध्यान रखनी कि भाई ये बात भी सही है कि पैरेलल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने कहा ठीक है मान ली बात। अगर मान ली तो अब मैं एक सवाल दे रहा हूँ आपको। मैं ये कह रहा हूँ डी ई, डी इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट समझते हैं? मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, कि भाई डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और ई जो है मेरे प्यारे बच्चों ए सी का मध्य बिंदु है। डी जो है वो मेरे प्यारे बच्चों ए बी का मिड पॉइंट है, ई जो है वो मेरे बच्चे ए सी का मिड पॉइंट है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि डी ई की लेंथ का बी सी की लेंथ के साथ रेशियो बताइए क्या होगा? डी ई की लेंथ का बी सी की लेंथ के साथ रेशियो बताइए क्या होगा मेरे बच्चे? देखिए मेरे भाई, आप एक चीज़ कहेंगे क्या? आप मुझे कहेंगे सर एक बात समझना। पहली चीज़ तो ये कि सर हमें ये बात पता है कि डी मिड पॉइंट है। अगर डी मिड पॉइंट है तो इस बात का मतलब कि ये लेंथ एक है तो ये लेंथ भी एक होगी। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एडी जो होगी और डीबी जो होगी इसकी लेंथ का रेशियो 1:1 होगा। ऐसे ही ये भी मिड पॉइंट है तो ये लेंथ का रेशियो भी 1:1 होगा। ए बटे ई सी, ये लेंथ का रेशियो भी 1/1 होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब मेरे भाई मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ, चर्चा करना चाह रहा हूँ। चर्चा ये कि जो रेशियो एडी का डीबी से होगा वही रेशियो ए का ई सी से है, दोनों अगर 1:1 है बराबर है, तो क्या ये बात प्रूफ नहीं हो गई कि डीई जो है पैरेलल होगी बीसी के? आपने कहा हो गई क्योंकि पीछे आप ये सिखा रहे थे अभी। तो सर ये बात प्रूफ हो गई कि डीई बीसी के पैरेलल है। और अगर सर डीई बीसी के पैरेलल है तो एक बात बताना, ये लेंथ एक हुई तो ये पूरी लेंथ क्या होगी? एक और एक दो। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इन साइडों की लेंथ का रेशियो 1:2 है, साइडों की लेंथ का रेशियो 1:2 है, तो इन साइडों की लेंथ का रेशियो भी मेरे प्यारे बच्चों 1:2 ही होगा। क्योंकि अगर दो इसी ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन खींचोगे तो हर एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम। अगर ये 1:2 है तो ये रेशियो भी 1:2 होगा, ये रेशियो भी 1:2 ही होना है बाबू। हाँ है ना? तो यहाँ से एक बात ये समझ में आई कि सर डीई एक लेंथ होगी तो बीसी की लेंथ दो होगी। आपने कहा करेक्ट है, डीई एक तो बीसी तो होगी। अब यहाँ एक बिंदु और समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ मैं, अगर आपकी आ गया हो। आ गया ये बेटा कि अगर ये कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल में अगर हम किसी एबीसी को ट्रायंगल, और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैंने एबी का कोई मिड पॉइंट ले लिया डी, ये मैं कह रहा हूँ कि मिड पॉइंट है, और एसी का मिड पॉइंट ले लिया ई। अगर ये दोनों गिवन है कि मिड पॉइंट है तो दो स्टेटमेंट ध्यान रख लेना। पहली ये कि डीई पैरेलल होगी बीसी के, पहली चीज। दूसरा डीई जो होगी वो बीसी की आधी भी होगी, क्योंकि मिड पॉइंट होने से रेशियो साइड का 1:2 होगा तो इन साइड का रेशियो भी 1:2 यानी ये दो तो ये यानी इसकी आधी होगी। तो डीई हाफ ऑफ बीसी होगा और डीई पैरेलल ऑफ बीसी होगा अगर डी और ई मेरे पैरेलल मिड पॉइंट है तो। आपने कहा ओके रिपोर्ट मान लीजिए। अब क्या चाह रहे हो आप? अब मैं ये चाह रहा हूँ कि सवाल का उत्तर निकालो, इस सवाल के लिए मेहनत करा रहा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों कहानी को ध्यान से समझिए। कहता है एबीसी में डी और एफ भुजा एबी और बीसी के मध्य बिंदु है। ध्यान देना भाई, डी मिड पॉइंट है और एफ भी मिड पॉइंट है। और कह रहा है एम और एन, एम जो है वो एपी का मिड पॉइंट है और एन जो है मेरे प्यारे बच्चों पीसी का मिड पॉइंट है। बिल्कुल ठीक बात है कि मध्य बिंदु। तो डीएम इज टू ईएन का रेशियो बताओ, डीएम इज टू ईएन का रेशियो बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? डीएम इज टू ईएन का रेशियो बताना क्या होगा? अब थोड़ा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर मेरे प्यारे बच्चों में ये वाली ट्रायंगल लेता हूँ, सिर्फ ये वाली, ध्यान देना, ये वाली ट्रायंगल ले रहा हूँ तो इस साइड का मिड पॉइंट ये है और एपी का मिड पॉइंट एम है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में इन दोनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाऊंगा तो जो लाइन बनेगी वो तीसरी लाइन की आधी भी होगी और इसके पैरेलल भी होगी। यानी मेरे बच्चे अगर मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल ए बी पी की, अगर मेरे प्यारे बच्चों में बात कर रहा हूँ ट्रायंगल ए बी पी की, तो डीएम जो होगा वो पैरेलल होगा बीपी के, डीएम बीपी के पैरेलल भी होगा। और ये भी ध्यान रहे कि डीएम इज टू पीबी का रेशियो 1:2 होगा, यानी इनकी लेंथ का रेशियो 1:2 होगा। आपने कहा सर सही बात है, बात समझ में आ गई। हाँ है ना भाई? किसी भाई को कोई दिक्कत है तक नहीं? अब अगली चीज़, सर मैं ये वाली ट्रायंगल ले रहा हूँ, इस साइड का मिड पॉइंट है ये वाला, बिल्कुल इस साइड का मिड पॉइंट है ये वाला, ये लाइन है, ये लाइन। तो मेरे प्यारे बच्चों में इस वाली ट्रायंगल में आ रहा हूँ बीपीसी में, बीपीसी में, ट्रायंगल बीपीसी में। अगर बीपीसी में मैं आता हूँ और ये दोनों मिड पॉइंट को मिलाऊंगा तो जो लाइन बनेगी एमईएन वो पहली बात पैरेलल होगी किसके? बीपी के। बिल्कुल ठीक है, पैरेलल होगी। दूसरा अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी क्योंकि मिड पॉइंट मिला रहे हैं तो इस लाइन की लेंथ इसकी आधी होगी। तो यानी हम अगर रेशियो निकालना चाहें तो पीबी का ईएन से रेशियो निकालना चाहते हैं
तो हम ये कह सकते हैं सर पीवी की लेंथ अगर 2 होगी तो ईएन की लेंथ 1 होगी। तो यहाँ से समझ में आएगा सर डीएम की लेंथ 1 तो ईएन की भी 1 तो पीवी की 2, यानी ये लेंथ अगर 2 लूंगा तो ये वाली लेंथ 1 आएगी, ये भी 1 आएगी, और इन दोनों की लेंथ का रेशियो पूछा हुआ आपसे क्या होगा इन दोनों लेंथ का। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1:1, आंसर आएगा 1:1। तो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 1:1, आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1:1। करिए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, अब जरा सामने फोकस करिए, कहानी समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे बच्चे। सवाल में कहा है कि भैया बीडी और सी बराबर है, यानी जो बीडी की लेंथ है और जो सीई की लेंथ है वो बराबर है। किसी भी नंबर में मान लिया आपका, मान लो ये साइड 30 है तो ये साइड भी कितनी है 30, आपने कहा ठीक है, कुछ भी मान लिया। साथ में ये कह रहा है कि ये वाला जो एंगल है ना और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर है, बी और सी एंगल भी बराबर है, मान लीजिए बात। अब मेरे बच्चों खेल शुरू होगा। आज मेरे दोस्त एक बात बताना, अगर इस एंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड बराबर होंगी बड़ी ट्रायंगल में, तो एंगल सी के अपोजिट वाली साइड है भैया, आपने कहा, और एंगल बी के अपोजिट वाली साइड है, बिल्कुल। तो इसका मतलब दोनों ही साइड आपस में बराबर होंगी, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों ही भुजाएं आपस में बराबर होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों ही आपस में इक्वल होंगी। अब बेटा एक बात बताना, अगर ये दोनों ही साइड आपस में बराबर है, ये साइड और ये साइड की लेंथ बराबर है, तो कुछ भी मान लो दोनों की लेंथ, मान लेते हैं 40-40 है, आपने कहा जी हाँ, तो ये भी 40 है तो ये भी 40 है, तो 40 में ये 30 है तो कितनी बची 10, ये 40 है 30 तो ये कितनी बची 10। तो अब आपने एक चीज नोटिस की कि AD/DB का जो रेशियो है वही रेशियो ए का इसी से, आप कहते हैं हम ऐसा क्यों ले, हम तो xy मानेंगे तो आप इसे x मानेंगे तो ये भी x होगा, इसे y मानेंगे तो ये भी y होगा, तो ये पूरी लेंथ y है x तो y माइनस x y माइनस x है। तो आप देखेंगे दोनों ही सेम आएगा, यानी रेशियो सेम आएगा, मतलब जो रेशियो AD का DB से है ना बाबू वही रेशियो ए का इसी से आ जाएगा। और जब ये रेशियो सेम हो जाएंगे तो उस कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों हम कह देंगे कि DE जो होगा वो पैरेलल होगा BC के, उस कंडीशन में हम कह देंगे कि DE पैरेलल होगा BC के, DE BC के पैरेलल होगा, उस केस में हम कहते हैं, क्या समझ पाए। आइए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं ट्रेपीजियम, वैसे तो क्वाड्रिलेटरल की जब बारी आएगी तब मैं इसे और डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी पैरेलल लाइन की कहानी तो समझा देता हूं। इसे हिंदी में कहते हैं समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की क्या विशेषता है कि इसकी कोई दो साइड आपस में पैरेलल होती है, समलंब चतुर्भुज की कोई दो भुजाएं आपस में पैरेलल होती, कोई दो साइड आपस में पैरेलल होती, जैसे मेरे लाला ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल होगी, और बाकी दोनों जो साइड है वो नॉन पैरेलल होंगे। ट्रेपीजियम का बेसिक अर्थ है कि जब भी किसी चतुर्भुज की दो भुजाएं पैरेलल आ जाएं तो ट्रेपीजियम कहलाती है। अब मेरे प्यारे बच्चों ट्रेपीजियम पे मैं कुछ सवाल लेगा, अगर आप ध्यान देंगे तो समझेंगे कि डीसी और एबी दोनों पैरेलल लाइन है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई ट्रेपीजियम हो जिसकी दो भुजाएं आपस में पैरेलल दे रखी हो और अगर आपसे उनके डायगोनल एक दूसरे से मीट करा दें, एक दूसरे वर्टेक्स से मिलवा दें, इस वर्टेक्स से और इसको उससे, और दोनों वर्टेक्स जिस पॉइंट पे काटेंगे, दोनों शीर्ष जिस बिंदु पर काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों उस बिंदु से इन भुजाओं का अनुपात समान आता है, यानी जो रेशियो DE का EB से आएगा ना वही रेशियो EC का AB से आएगा, है ना, EC का AE से आएगा, यानी जो रेशियो इस साइड से आएगा वही रेशियो इस साइड से जो इसका इससे आएगा। अब आप कहेंगे तो आपने रटवा दिया, प्रूफ करके दिखाओ, तो देखो यार एक प्रूफ कर देता हूं, आगे फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ आपको ये बात तो याद ही है कि बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो, क्यों, क्योंकि सर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो सर जेड बन रहा है, ध्यान देना जेड बन रहा है, जेड बन रहा है मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांत अंतर खंड के कोण हुए, तो मेरे लाला ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ठीक है। ऐसे मेरे बाबू ये वाला भी जेड बनेगा इसके साथ, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, इसे भी हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, और मेरे प्यारे बच्चों ये कोण भी आपस में बराबर होंगे, आप कहेंगे क्यों, क्योंकि सर ये वर्टिकल अपोजिट होगी, सिर्फ साथ में कोण हो गए, तो ऐसा होने पे मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही त्रिभुज समरूप हो गए, सिमिलर हो गए, तीनों एंगल इक्वल हो गए, ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और अगर सिमिलर है तो हर एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। तो यहां देखना कॉमन एंगल के सामने वाली साइड क्या DE, और यहां कॉमन एंगल के सामने मतलब सिंगल एंगल के सामने वाली साइड क्या EB, यहां डबल एंगल के सामने वाली साइड क्या EC, क्योंकि पहले ये ली थी तो दोबारा ये ले रहा, और यहां डबल एंगल के सामने वाली साइड है A। तो ये मेरे प्यारे बच्चों सिमिलरिटी से ही बना हुआ रिजल्ट है। इसी रिजल्ट पे हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर किसी ट्रेपीजियम में, जरूरी नहीं ट्रेपीजियम में, इसका मतलब सिर्फ इतना कि अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल है और इनको कोई लाइनें इस तरह से काटेंगे, इस तरह से कोई लाइनें काटेंगे, A है ये B है, ये C है ये D है, और ये पॉइंट E है, तो इनका रेशियो यही होगा कि DE/BE बराबर होगा EC/A, ठीक है जी, ये रेशियो होगा, ये मैंने समझाने की कोशिश की। एक बात आंख खोल के समझ लेना, दोबारा दिक्कत दूर दूर तक नहीं आनी चाहिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये कोई लाइन है, इसी लाइन के पैरेलल मैंने यहाँ पे लाइन खींची, ये लाइन छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है जी। अगर ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है, अगर ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है मेरे बच्चे, तो दो पैरेलल लाइन के वर्टेक्स को मिला के जो भी ट्रायंगल बनेंगे ना ये दोनों भी आपस में सिमिलर होंगे, ध्यान रखना, यानी ये वाली त्रिभुज सिमिलर होगी किसके, इस वाले ट्रायंगल के, ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे मेरे बच्चे। हमेशा ध्यान रखना जब भी दो पैरेलल लाइन को के वर्टेक्स को मिला के कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो हमेशा ही सिमिलर होती है, पहली चीज आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। तो आज ही सवाल पे अब अगला कॉन्सेप्ट इसी पे कि अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी सवाल ने दे दिया कि भाई DE का EB से जो रेशियो है वही रेशियो EC का AE से है, तो इसका उल्टा अर्थ भी मान लिया जाएगा कि दोनों लाइनें पैरेलल। देखो पीछे मैंने बताया कि अगर DC AB के पैरेलल है तो इसका इससे जो अनुपात वही इससे होगा, और इसका उल्टा ये कि अगर ये रेशियो सेम आ जाए तो इसका मतलब ये है कि DC और AB मेरे प्यारे बच्चों दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, है ना। तो इस बात को भी समझना कि अगर ये रेशियो सेम है तो इसका मतलब दोनों पैरेलल लाइन है, और दो पैरेलल लाइन और कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो इसका मतलब क्या है ट्रेपीजियम है, तो इसका उल्टा रूल भी ध्यान रखना। अब इसी में अगली कहानी कि मेरे प्यारे बच्चों अगर किसी ट्रायंगल में ना किसी क्वाड्रिलेटरल में, और क्वाड्रिलेटरल भी खासकर कौन सी ट्रेपीजियम, कौन सी भाई ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज, हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, खासकर किसी समलंब चतुर्भुज में ट्रेपीजियम में अगर इन दो पैरेलल लाइन, इन दोनों ही पैरेलल लाइन के पैरेलल कोई लाइन खींच दी जाए, इन दोनों पैरेलल लाइन के पैरेलल में कोई लाइन खींची जाए,
जैसे ये मैंने लाइन खींच दी इन दोनों लाइनों के पैरेलल, तो यहाँ पे एक सीन सेट होगा, वो ये कि जो रेशो डी ई का ई ए से होगा वही रेशो सी एफ का एफ बी से होगा। अगर किसी समलम चतुर्भुज में दो समानांतर रेखाओं के समानांतर कोई तीसरी रेखा खींच दी जाएगी तो जो रेशो डी ई का ई ए से होगा वही रेशो सी एफ का एफ बी से होगा, पहली चीज। दूसरी बात क्या, जैसे मान लो ये रेशो 2 है, ये 3, तो ये रेशो भी 2 3 हो, तो आप यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि 2 है तो पूरा क्या बना 5, ये 2 है तो पूरा भी क्या बना 5, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई डी ई बटे डी ए का भी रेशो वही रहेगा जो सी एफ बटे सी बी का हो। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि ए ई इस टू ए डी का भी वही रेशो होगा जो मेरे प्यारे बच्चों बी एफ इस टू बी सी का होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये तीनों रिजल्ट आपको अच्छे से ध्यान से देखना है, समझना है। अब हम इस पर कुछ सवाल पिक करेंगे। ये पैरेलल लाइन का मैं समझा चुका था कि अगर 3 पैरेलल लाइनें हैं और इन्हें ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो जो रेशो इसका इससे होगा, अगर ये 3 पैरेलल लाइनें ध्यान से देखोगे तो ये ट्रेपेजियम बन गया, और इस ट्रेपेजियम में इन दोनों लाइनों के पैरेलल ये तीसरी लाइन खींची हुई है, तो सर क्या रेशो होगा, तो जो रेशो इसका इससे होगा वही रेशो इसका इससे होगा, सिंपल चीज है। चलिए सवाल आपके सामने करने की कोशिश करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहा है कि ए बी और डी सी पैरेलल हो, ये भी लिखा नहीं है, ये यहाँ होगा बी यहाँ, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल। अगर मेरे बच्चे दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो जो रेशो इसका इससे होगा 3 बटे एक्स माइनस 3 होगा, वही रेशो मेरे बच्चे एक्स माइनस 5 का 3x माइनस 19 होगा। सवाल में कह रहा है कि भैया हमें एक्स की वैल्यू निकाल के बताइए। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9x आएगा, 19 3 57 आएगा, इसको इससे करेंगे तो x की रहेगा, प्लस 5 3 15 आएगा और माइनस 8x आएगा। हाँ जी साहब, अब मेरे बच्चों कुछ नहीं करना आपने, अब आपने सिस्टम सेट करना है कि क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनेगी तो एक्स की यहीं रखिए, ये 9x इधर आएगा, माइनस का होगा 9 8 17x होगा, और ये माइनस 57 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 57 और 15, ये हो जाएगा 7 5 12, 5 1 6 7 72। अब मेरे बच्चे आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आपने बताना एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करते हैं। तो आप जानते हैं ऑप्शन भी रखा है, 9 ढाई 90 होता है, 10 12 120 होता है, 8 80 केवल 9 8 72 होता है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट निकालना होता है, वो बेहतर नहीं सेट होता है तो कहीं होगा ही नहीं। तो इसको जब सोल्व करोगे तो ये बनेगा, इसके फैक्टर बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों -9 और -8, और सोल्यूशन होता है उल्टे साइन का +9 +8, तो आंसर आएगा 9 और 8, यानी 8 भी आंसर चाहिए और 9 भी चाहिए। जिन भाइयों को सोल्व करना नहीं आता वो डिटेल में करेंगे, एक्स स्क्वायर दो फैक्टर कर लेंगे, एक -9x एक -8x प्लस 72 = 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x -9, यहाँ से -8 कॉमन ले लेंगे दैट्स आल्सो x -9 = 0। तो एक फैक्टर हो गया x -8, एक फैक्टर हो गया x -9 = 0। एक बार मेरे प्यारे बच्चों x -8 को = 0 लोगे तो x की वैल्यू क्या आई 8, एक बार x -9 को 0 के इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू क्या आई 9। तो मेरे भाई मेरा आंसर आ जाएगा 8 और 9। आइए मेरे भाई, तो मेरे बच्चे ये 4 है, ये x 4x - 2 है, ये x + 1 है, ये मेरे प्यारे बच्चों 2x = 4। अब यहाँ एक ही वैल्यू ऑप्शन से उठा के देखते हैं, 3 लेते हैं, 3 12 में 2 गया 10, 4 बटे 10 यानी 2 बटे 5, यहाँ 3 और 1 4, 3 दूनी 6 4 10, तो 4 बटे 10 सेट हो रहा है, तो यानी आंसर 3 सेट हो रहा है। डिटेल करो, ऑप्शन से चेक करो भाई, 3 12 में 2 गया 10, तो 4 बटे 10 है, यहाँ रखेंगे तो 3 और 1 4, 3 दूनी 6 और 4 10, 4 बटे 10 बराबर आ रहा है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आप कर लेंगे इसी तरह से। आइए जिस पे सवाल में कह रहा है कि पी आर की जो लेंथ है वो है 20, आर टी की जो लेंथ है 44 और टीवी की जो लेंथ है वो 32। बहुत बढ़िया। क्यू डब्ल्यू की जो लेंथ है, क्यू डब्ल्यू पूरी लेंथ है कितनी मेरे प्यारे बच्चों, 84 84। तो कहता है क्यू एस की लेंथ याद करिए क्या होगी। देखो मेरे भाई, देखिए ध्यान से, मेरे प्यारे बच्चों की थोड़ी देर पहले ये चीज समझा के हटा हूं कि ऐसे में अगर ये पैरेलल लाइन काटेगी तो जो रेशियो इसका इससे होगा वही इसका, मतलब ये a to b to c है ना रेशियो, तो ये भी a to b to c ही होना है। तो आप करिए क्या, सिंपली इसका रेशियो फाइंड आउट करिए। 4 से काटें 4 5 20, 4 11 44, 4 8 32, तो रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 5 11 8, तो इनका भी रेशियो 5:11:8 होगा। तो 84 को 5 11 8 में बांटना है तो 5 और 11 16, 16 और 8 24, तो 24 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 84 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 84/24। और मेरे भाई हमसे पूछा क्या क्यू एस, तो क्यू एस की लेंथ कितनी 5, तो देखो 4 से काटेंगे, डायरेक्ट 4 6 से कट जाएगा, 12 से कट रहा है, 12 7 84, 12 दूनी 24, 7 5 35/2, 35/2 होता है 17.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट, 17.5 इज योर राइट आंसर, 17.5 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। क्या आप समझे कि नहीं। अगला करें, देखिए मेरे दोस्त सवाल में कह रहा है कि BH की लेंथ 188 है, यहां से यहां तक की जो ये लेंथ रखी है दिस इज 188। बहुत बढ़िया। AC 42 है मान लीजिए, CE 24 होगा, QR 36 होगा, RS 42 होगा, तो हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ EG + PQ + DR, EG + PQ + DR, इनकी वैल्यू बतानी क्या। आओ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, बहुत ही खतरनाक सवाल है, देखते गोली मारने वाला टाइप क्वेश्चन। अब जरा ध्यान देना मेरी बात, जिस पे फोकस करूं उसी पे ध्यान दिया जाए। मेरे प्यारे बच्चों ईमानदारी से बताना, ये आपको ट्रेपेजियम दिखाई दे रही कि नहीं दे, सिर्फ इतना बताइए और कुछ नहीं। आप कहेंगे हाँ सर ट्रेपेजियम दिखाई दे रही है, चश्मा क्यों लगा लिया, मन कर गया चला सर ये ट्रेपेजियम दिखाई दे रही है क्योंकि ये लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, बिल्कुल, यानी ये दोनों लाइनें पैरेलल है और ये वाली लाइन और ये वाली पैरेलल नहीं, तो ट्रेपेजियम बन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे भाई अगर ये दोनों ट्रेपेजियम बन गई तो एक मुझे बात बताना, इस ट्रेपेजियम में सिर्फ इतनी ट्रेपेजियम में ये दोनों लाइनें पैरेलल है, बिल्कुल, और मेरे प्यारे बच्चों इस ट्रेपेजियम में हमने इन दोनों लाइनों के पैरेलल वाली लाइन खींची, बड़ी आगे, बिल्कुल ठीक है। तो जो रेशियो इस साइड का इस साइड से होगा वही रेशियो इस साइड का इस साइड से होगा, बिल्कुल ठीक है। तो भैया एक बात बताओ, ये 42 है 36 है, तो ये रेशियो निकालने कितना है, 6 7 42 और 6 3 36, यानी रेशियो है 6:7। तो मेरे बाबू ये रेशियो भी 6:7 ही होगा। आपने ठीक है सर, ये 6 7 मान लेता है, कौन मना कर रहा है। तो सर 6 चौक 24 है, तो 1 यूनिट 4 तो 7 चौक 28, तो ये वाली लेंथ होगी 28 सेंटीमीटर। सबसे पहले इस बात पे कि ये लेंथ 28 सेंटीमीटर, अगर आप ये निकाल पाएंगे तभी आगे कुछ जान पाएंगे। आप निकाल ठीक, तो मेरे बच्चों आ गए, अगर आप इतनी बात जान गए हैं तो कहानी मेरी
अब मेरे बच्चों हम यहाँ से निकाल पाए कि भाई ये लेंथ 28 होगी, 24 से बाहर है। अब बेटा एक चीज़ बताना भैया, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन चारों लाइनें पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है बिल्कुल, तो जो रेशियो इसका इससे इससे होगा वही रेशियो इसका इससे इससे होगा, बिल्कुल ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आपने ये देखना कि तीनों का रेशियो क्या है। तो सर 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, 2 2 21 42 होगा, 2 से काटोगे 12 आएगा और 2 से काटोगे 14 आएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ सर कि इन तीनों साइड की लेंथ का जो रेशियो है वो 21:12:14 होगा। आपने कहा ठीक है, अगर ये रेशियो 21:12:14 होगा तो ये वाला रेशियो भी मेरे प्यारे बच्चों 21:12:14 ही होगा। 21 यूनिट ये होगा, 12 यूनिट तो ये होगा 14 यूनिट, और ये वाला रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 21:12:14 ही होगा, 21:12:14 यूनिट, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो इनके रेशियो सेम होने। अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं 12 यूनिट 36 1 यूनिट 3 तो 14 यूनिट 42 1 यूनिट 3 तो 21 30 सकती वाली लेंथ होगी 30 सकती। एक तो हमें ये वाली निकालनी थी, निकाल दीजिए। एक ये वाली निकालनी थी, निकाल दीजिए। एक पीक्यू निकालना था, एक ईजी निकालना था, और क्या रहेगा? पीक्यू निकालना था, एक ईजी निकालना था और एक निकालना था डीएफ। डीएफ मतलब ये वाली लेंथ, ये लेंथ निकाल। आओ भाई अब हम डीएफ की लेंथ निकालते हैं। तो बेटा ये 21:12:14 में 188 को बांटोगे तो जोड़ोगे तो 4 2 6 और 1 7 यूनिट हुआ, बिल्कुल ठीक है। 1 और 1 2 और 2 4 47, तो 47 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई 188 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 4 भाग दोगे तो बिल्कुल, तो 12 यूनिट की वैल्यू आएगी 12 4 48। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो लेंथ होगी 48 होगी। अब उसने कहा इन तीनों का जोड़ बताओ, किस किसका? ईजी का जो कि 28 है, फिर पीक्यू का जो कि 63 है, और फिर मेरे प्यारे बच्चों डीएफ का जो कि 48 है। इनका जोड़ बताओ। 8 और 3 11 और 8 19 9 सर 1 1 और 4 5 5 और 6 11 11 और 2 13। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 139, यानी 139 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। देखिए थोड़ा हिलाने वाला सवाल है, आसान चीज नहीं होती, आपको थोड़ा थोड़ा मेहनत हर एक जगह करनी होगी। करिए भैया। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है कि सारी लाइनें पैरेलल है, बीएच 100, ये 100 सेंटीमीटर है भैया, तो कह रहा है डीएफ का मान ज्ञात करिए इस लाइन का। बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आइए भाई देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहला काम इनका रेशियो ले लो, 0 0 0 5 3 4 रेशियो है, तीन साइडों की लेंथ का रेशियो भी 5:3:4 है। तो 5 3 4 में 5 और 3 8 और 4 12, 12 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100/12। तो मुझसे वैल्यू किसकी पूछी है? 3 यूनिट की, डीएफ की, तो गुना 3, 3 से काटा 4, 4 से काटा भाई 25, तो आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर, यानी डीएफ की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 25 सेंटीमीटर। कितनी मेरे भाई? 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। देखिए यार यहाँ पे सवाल में कह रहा है एसी सीई का 3/4 है, यानी यहाँ से रेशियो भी निकालोगे तो एसी ही रखोगे, सीई बटे ले आओगे तो रेशियो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3/4, यानी सीई की लेंथ 4 होगी तो एसी की लेंथ होगी 3। तो अगर ये लेंथ का रेशियो 3:4 है तो ये रेशियो भी 3:4 होगा, बिल्कुल। अब मुझसे सवाल में कह रहा है कि भाई एबी की लेंथ है 29, ये लेंथ 29 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। ईएफ की लेंथ है 57, बहुत शानदार जी, 57 सेंटीमीटर। तो बताइए सीडी की लेंथ क्या होगी? सीडी की लेंथ क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, मेरा सवाल। आइए मेरे भाई, आओ मेरे भाई, इस कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कोई ट्रेपेजियम है, और इस ट्रेपेजियम में इस लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन खींच दी, यहाँ पे इस लाइन के पैरेलल हमने लाइन खींची, ये तीनों लाइनें मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए पैरेलल, ठीक है जी, ए बी सी डी। अब यहाँ से कुछ रिजल्ट है जो लिखवाने हैं। पहली चीज मेरे प्यारे बच्चों ये पैरेलल है, ये मान लीजिए ई है, ये एफ है। अगर ये ट्रेपेजियम है और इन दोनों ही लाइनों के पैरेलल हमने लाइन खींची है, और अगर ये रेशियो A:B है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वाला रेशियो भी A:B ही होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, रेशियो नहीं बदलेगा सर, रेशियो नहीं बदलेगा। अब आपसे पूछेगा ईएफ की लेंथ बताइए क्या होगी, ईएफ की लेंथ बतानी है आपने क्या होगी। तो देखिए मैं ईएफ की शॉर्ट ट्रिक लिखवाता हूँ, लेकिन उससे पहले डिटेल समझाता हूँ, एक बार फिर शॉर्ट ट्रिक समझाओ। मैं क्या करता हूँ मेरे बच्चे, मैं ये करता हूँ कि यही करते हैं, सीधे सवाल से लाता हूँ, सवाल से समझाऊंगा, जल्दी समझ में आएगा। जैसे सवाल पे, इस सवाल पे आइए मेरे बच्चे, इस सवाल को करिए फिर वहाँ लेके आऊँगा। मेरे बच्चे पहले इस सवाल पे आओ आप, उसके बाद आगे बढ़े आइए, क्योंकि इससे बढ़िया से समझो। देखो ध्यान से यार, सवाल में कह रहे तीनों की तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, डीसी की लेंथ रखी है 18, एबी की लेंथ रखी है कितनी 60, डीई बटे ई की लेंथ है 2:5। तो मुझसे पूछा ईएफ की लेंथ बताइए, बीच वाली साइड की लेंथ बताइए। इसी सवाल के थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। आओ मेरे भाई, घबराओ नहीं, समझा दूंगा, गारंटेड है, छोड़ूंगा नहीं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान, मैं क्या करता हूँ आपको समझाने के लिए एक इलाज करता हूँ कि भाई जो ये वाली लाइन है ना सीबी, इसी के पैरेलल में यहाँ एक लाइन खींच दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, इस वाली लाइन के पैरेलल यहाँ एक लाइन खींच ली, इसके पैरेलल हमने यहाँ एक लाइन खींच दी, हमने यहाँ एक लाइन खींच दी, इसके पैरेलल हमने यहाँ लाइन खींच दी। ध्यान देना, फिर ट्रिक समझाऊंगा। मैंने क्या किया, इस वाली लाइन के पैरेलल मेरे प्यारे बच्चों मैंने ये लाइन खींच दी, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चे एक क्वाड्रिलेटरल होती है, उस क्वाड्रिलेटरल का नाम है पैरेललोग्राम, हिंदी में से कहते हैं समांतर चतुर्भुज, हिंदी में समांतर चतुर्भुज। देखिए यार, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की केवल दो साइडें, दो ही साइडें मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी चतुर्भुज की केवल दो ही भुजाएं आपस में पैरेलल हो जाए तो उसे ट्रेपेजियम कहते हैं। लेकिन अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की आमने सामने के दोनों पेयर पैरेलल हो जाए, जैसे ये वाला इसके पैरेलल है और ये वाला मेरे प्यारे बच्चों इसके पैरेलल है, अगर ऐसा होगा तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगी एबीसीडी, यानी अगर आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हुई तो ये पैरेललोग्राम कही जाएगी। पैरेललोग्राम के फिर टुकड़े होते हैं, स्क्वायर भी कहलाता है, रोम्बस भी होता है, उनको बाद में देखेंगे। तो इसमें खास बच्चे की बात ये होती है कि आमने सामने की भुजाएं पैरेलल अगर हैं तो बराबर भी होंगे, अगर दोनों जुड़े हैं तो एबी डीसी भी बराबर होगा और बीसी एडी भी मेरे प्यारे बच्चों बराबर होगा। ये वाली कहानी भी बराबर होगी, आपने कहा ठीक है। अगर सर ये वाली कहानी बराबर है तो शायद आप ध्यान से देखेंगे कि मैंने बेसिकली ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल दे रखी थी, ठीक है जी। इसके पैरेलल मेरे प्यारे बच्चों मैंने ये वाली लाइन खींच दी है, हाँ जी। तो अब मेरी ये हो गई है पैरेललोग्राम, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थी, और ये वाली ये मैंने बनाई है पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम हो गई। और अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब ये साइड 18 है तो ये वाली साइड की लेंथ भी 18 होगी, आपने कहा ठीक है। और अगर ऐसा है तो ये वाली लेंथ भी 18 ही होगी, क्योंकि ये और ये तीनों बराबर हो रही है, आपने कहा ठीक है। ये लेंथ भी मेरे प्यारे बच्चों 18 ही होगी, ये लेंथ 18 सेंटीमीटर, ठीक है जी।
अब मेरे बच्चों ये बताने पूरी साइड की लेंथ कितनी है? ये है 60। अगर ये 60 है तो 60 में से 18 हटा दो, तो 18 हटाओगे तो बची कितनी? 42 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 42 सेंटीमीटर। अब मेरे बच्चों इस बात पे ध्यान देना, इस वाले ट्रायंगल पे, इस वाले ट्रायंगल पे ध्यान देना। इस ट्रायंगल में 42 सेंटीमीटर की पैरेलल ये वाली लाइन है। हाँ सर, बात तो सही है। तो अगर आप इस त्रिभुज पे ध्यान दें, इस ट्रायंगल पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि इस ट्रायंगल में ये जो नागिनें हैं ये दोनों पैरेलल हैं। तो जो रेशो इस साइड का पूरी बड़ी साइड से होगा वही रेशो इस साइड का पूरी बड़ी साइड से होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये लेंथ 2 है और ये लेंथ 7 है तो मेरे प्यारे बच्चों हर हाल में ये लेंथ 2 होगी, तो ये वाली लेंथ 7 होगी। तो ये 7 नहीं 42 सेंटीमीटर, तो 7 यूनिट 42 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 होगी, तो 2 यूनिट की वैल्यू 12 होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी 12, ये लेंथ होगी 18। तो ईएफ की लेंथ पूछी थी तो मेरे प्यारे बच्चों ईएफ की जो लेंथ होगी वो होगी 30 सेंटीमीटर। ईएफ की लेंथ होगी 30 सेंटीमीटर, है ना। ईएफ की जो लेंथ है मेरे भाई वो आएगी 30 सेंटीमीटर। ठीक है जी, एक बार आप इसे समझिए, फिर मैं इसका सोट्रिक आपको डिस्कस करूंगा। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर हम सोट्रिक पे बात करें कि साहब इसका सोट्रिक क्या है, तो सोट्रिक पे चर्चा कर रहे हैं। आ जाओ जल्दी से, क्या है सोट्रिक? आंख बंद करके एक फंडा इस्तेमाल करना, कभी गलत नहीं होगा, और वो ये कि ईएफ यानी बीच वाली की जो लेंथ होगी वो हमेशा ही जो ये वाला है ना इसको गुना करो इससे, ये वाला गुना करो इससे। तो भैया 2 को 60 से गुना करना है नीचे वाले से, और नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना करना है भैया 5 को 18 से, और भाग देना मेरे बच्चे 2 जमा 5 से, यानी जो रेशियो देखा उससे भाग देना। सोल्व करोगे तो 60 दूनी 120, और भैया 18 5 90, हाँ है ना। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? तो ये आया 210, 120 और 90 210, बटे में 5 और 2 7, 7 से काटोगे डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 30। डायरेक्ट मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 30। नीतीश शर्मा जी बिल्कुल आइए। अब आपको इसी तर्ज पर आगे के सवाल मिलेंगे। ये वाला सवाल, भैया ये पैरेलल है तीनों, ईएफ की लेंथ पूछी, तो ईएफ की लेंथ निकालनी तो क्या जादू करना होगा? सर एक ही जादू करना है, दूसरा जादू ही नहीं करना आपने कुछ। क्या? आइए मेरे भाई, तो ईएफ की जो लेंथ होगी उसमें क्या करना है? 2 को गुना करो 100 से, 2 को 100 से गुना किया, 3 को गुना करो 60 से, और भाग दे दो 2 जमा 3। हाँ जी, अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों बात सुन, तो 2 को 100 से गुना किया 200, और 3 को 60 से गुना किया 180, तो यह आया मेरे प्यारे बच्चों 380। 2 और 3 जोड़ा 5, 5 7 35, 5 30, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 76 सेंटीमीटर। आंसर आया 76 सेंटीमीटर। सीधा ट्रिक का इस्तेमाल करना, और कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। अब आते हैं इस वाले सवाल पे, आइए मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, आपसे पूछा है ई सी डी की लेंथ बताइए, आपसे पूछा सीडी की लेंथ बताइए। अगर मेरे बेटा थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो आप समझ पाओगे कि ये वही केस है जो पीछे पढ़ के आया। ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम में ये वाली साइड की लेंथ आपसे पूछी हुई क्या होगी? सेम वही चीज़ है जो आप पढ़ के आए, कुछ अलग करना ही नहीं है आपने। और अगर वही चीज़ है और अगर आप इसे रीड कर रहे हो तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है अगर आप रीड कर रहे हो कि सर इसकी लेंथ निकालनी है। ये ट्रेपीजियम है, ये हमें 29 सेंटीमीटर दे रखी है, ये हमें 57 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आप आसानी से इसे क्रैक आउट कर सकते हैं। और उसका माध्यम होगा ये सर 3 को इससे गुना करो, 4 को इससे गुना करो, तो जो सी डी है बीच में, इस सी डी की लेंथ के लिए 3 को 57 से करेंगे, 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, और 29 को 4 से करेंगे, 4 9 36, 4 2 8 3 11 116, बटे में 3 जमा 4। तो भैया 6 और 1 7 आया, 7 और 1 8 आया, 1 और 1 2 287, और 3 और 4 7 आया, 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 7 एकम 7। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 41 सेंटीमीटर। कितना आएगा मेरे बच्चे? 41 सेंटीमीटर मेरा करेक्ट आंसर है ना। क्या मेरी बात समझ पाए? तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको फुल्ली तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, ये वाला कॉन्सेप्ट, इस पे कैसे कैसे सवाल पूछ सकते हैं। वैसे जब ट्रेपीजियम आएगा तब मैं इस बात को और डिटेल में आपको समझाऊंगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बीसी के समांतर एक रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी तथा एसी को बिंदु पी और क्यू पर प्रतिच्छेदित करती है। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है कि ये कोई ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों, एबीसी, ए बी सी। इस ट्रायंगल में भुजा बीसी के समांतर एक रेखा त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी को पी और क्यू पर काटती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कोई लाइन है जो पी और क्यू पे काटती है। दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। एपी और क्यूसी बराबर है, कहता है एपी और क्यूसी दोनों बराबर। अब जरा ध्यान देना मेरे भाई, सवाल में कह रहा है एपी और क्यूसी दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, एपी और क्यूसी दोनों साइडें बराबर है। पीबी की लेंथ है 4 यूनिट, पीबी की लेंथ है 4 यूनिट, तथा ए क्यू की लेंथ है 9, ए क्यू की लेंथ है 9। अब एपी की लंबाई याद करिए क्या होगी? बहुत प्यारा सवाल है, बड़े ध्यान से समझना। कह रहा है जी ये जो लेंथ है ये 9 और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये 4। मेरे प्यारे बच्चों आप ये बात तो जानते हैं कि अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है तो इन करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। ये एक्स है तो ये वाली लेंथ भी एक्स होगी, बिल्कुल। तो ये एक्स बटे 4 बराबर होगा 9 बटे एक्स, बिल्कुल ठीक है। एक्स एक्स गुना करेंगे, एक्स के 9 चौक 36, एक्स की वैल्यू आएगी 6, तो ये वैल्यू आ गई 6। मुझसे ये पूछ रहा था भाई एपी की लेंथ क्या होगी, तो एपी की लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों 6 यूनिट। कितनी होगी मेरे भाई? 6 यूनिट, है ना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है ट्रायंगल पीक्यूआर में भुजा पीआर और पीक्यू पर दो बिंदु एसओटी इस तरीके से हैं। कहता है जी एसओटी इस तरीके से हैं, ये कोई ट्रायंगल है पीक्यूआर। पीक्यूआर में भुजा पीआर तथा पीक्यू, पीआर तथा पीक्यू पर दो बिंदु एस तथा टी, कहता है 2 पॉइंट है एसओटी। एसओटी कि पी क्यू आर पी एस टी के बराबर है। पी क्यू आर ये वाला जो एंगल है ये पी एस टी के बराबर है, ऐसा मैं नहीं सवाल कर रहा है। पी टी 5 सेंटीमीटर है, पी टी 5 सेंटीमीटर है, पी एस 3 सेंटीमीटर है, अच्छा ये वाला 3 सेंटीमीटर है, टी क्यू 3 सेंटीमीटर है। ये क्या कहानी कर रहा है? देखना भाई पी क्यू आर में मुझे पी आर और पी क्यू, पी आर पे कोई बिंदु है एस, यहाँ मैंने गलत लिया, पी क्यू आर ले रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पॉइंट गलत लिया। तो सवाल में मेरे प्यारे बच्चों कहा है कि साइड पी क्यू पर ना साइड पी आर पर कोई पॉइंट है एस, साइड पी आर पे कोई पॉइंट है एस और पी क्यू पर कोई पॉइंट है टी, माफ करिएगा ये बात कह रहा है, ठीक है जी। अब कह रहा है कि पी क्यू आर ये वाला एंगल
और पी एस टी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, बहुत शानदार। और पी टी 5 सेंटीमीटर मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। पी एस 3 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। टी क्यू 3 सेंटीमीटर, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। एस आर की लेंथ बतानी क्या होगी, ये मेरा सवाल है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान दें कैसे करें इसे। अब एक काम करते हैं, अब जो दिया हुआ है इसको हटाते हैं। देखिए एक बात समझना, क्या कि मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। सिमिलरिटी की सबसे शुरुआती कहानी यहीं से बताई हुई है आपको, क्या कि देखो यार एक ट्रायंगल में ले रहा हूँ ये वाली, ठीक है, इसमें ये वाला एंगल, ध्यान देना ये वाला एंगल बड़ी में भी यही है और छोटी में भी वही है। और एक ट्रायंगल ले रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों में ये वाली, भाई दोनों ही ट्रायंगलों में पी क्या है, कॉमन है। आपने कहा ठीक है, इसका ये वाला एंगल सफेद वाले का और इस वाले का ये वाला एंगल दोनों बराबर, आपने कहा ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। कौन कौन सी दो ट्रायंगल सिमिलर होगी सर? ट्रायंगल पी टी एस सिमिलर है किसके? ट्रायंगल पी। अब एस किसके बराबर है? क्यू के। तो यहाँ आएगा पी आर क्यू के। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि ये वाला एंगल तो हो गया तीनों में कॉमन, मतलब छोटे वाले में भी वही है और बड़े वाले में भी ये एंगल इसके इक्वल है। तो ये तीसरा एंगल इसका ये वाला है, तो इसका तीसरा वाला एंगल ये वाला है, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं आगे, इस तरह अगर ये बराबर है तो भैया रेशियो बनाते हैं, इसका सेट करते हैं। तो छोटी ट्रायंगल में मुझे बताना इसके सामने वाली साइड क्या है, कर्लिंग के सामने वाली 3 सेंटीमीटर, और बड़ी ट्रायंगल में कर्लिंग के सामने वाली साइड क्या 5 और 3 8 सेंटीमीटर। यहाँ डबल लाइन के सामने वाली साइड एंगल है 5 और यहाँ डबल लाइन के सामने वाली साइड है 3 जमा एक्स। देखो 3 को 3 से क्या 9 जमा 3 एक्स, 8 5 40, 3 एक्स बराबर 31। एक्स की वैल्यू आई मेरे प्यारे 31/3, एक्स की वैल्यू आई 31/3, एक्स की वैल्यू है मेरे भाई 31/3 सेंटीमीटर। तो एस आर पूछा था, एस आर को हमने एक्स माना तो आंसर आएगा 31/3 सेंटीमीटर। हाँ है ना? आइए आइए बताइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब सवाल को ध्यान से देखना। कहता है जी एक्स का मान ज्ञात करो। मैं इसकी फिगर को थोड़ा बड़ा करता हूँ, एनहेंस कर देता हूँ ताकि दिखाई दे जाए। आना मेरे बच्चों और ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल 90 डिग्री, आपने कहा जी बिल्कुल है। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, बिल्कुल। तो अगर मेरे बच्चे 90 है, इसे मैं थीटा मान लूँ इस वाले एंगल को, या इस वाले एंगल को मैं थीटा मान लूँ, इस वाले कोण को अगर मेरे भाई मैं थीटा मान लेता हूँ, तो ये 90 डिग्री थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या आएगा साहब? ये वाला जो एंगल है ये आएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है, बिल्कुल ठीक है। आपने कहा जी सही बात है। दूसरी बात, भाई हर चीज में शॉर्ट ट्रिक थोड़ी लगेगी, सिमिलरिटी है, आपको रीड करना आंख से और 2 ही सेकंड में सवाल टूट जाएगा, लेकिन वो रीड करने की हैबिट तो तैयार होगी ना धीरे धीरे। अब एक बात बताना है, ये जो 90 डिग्री है, इसको मैं दिखाई दे रहा है तुम्हें 90 डिग्री, तो जुट क्या लिखने कैसे? बेटा एक बात आना, ये 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, हाँ जी सर। अब मेरे बच्चों ये स्ट्रेट लाइन तो है, स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल का सम 180 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है सर। ये 90 है तो इन दोनों नागिनों का जोड़ 90 होगा, इसका और इसका, हाँ तो 90 माइनस थीटा, क्या होगा? थीटा होगा। ये थीटा 90 है तो क्या होगा? 90 माइनस थीटा। हाँ सर बात समझ में आती है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको बात समझ में आती है तो आप ये भी समझ गए कि दोनों की दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई, ये वाली और ये वाली दोनों समरूप हो गई। कैसे समरूप हो गई सर? समरूप ऐसे हो गई क्योंकि दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर है। अब बताना, यहाँ 90 के सामने वाली साइड 8 है और मुझसे पूछा क्या था एक्स, तो वहाँ मुझे थीटा था। देखो तो यहाँ 90 डिग्री के सामने वाली साइड 8 है, बहुत बढ़िया। यहाँ 90 के सामने वाली साइड क्या 4, बहुत सुंदर। अब यहाँ थीटा के सामने वाली साइड 6 और वहाँ थीटा के सामने वाली साइड हो गई एक्स, और अल्टीमेटली व्हाट आई हैव टू फाइंड एक्स वैल्यू। 4 दूनी 8, 2 3 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स की जो वैल्यू आई वो 3 सेंटीमीटर आई। एक्स की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 3 सेंटीमीटर आई, हाँ है ना? ये मेरा आंसर है। अब अगले पे कार्रवाई आपकी तरफ से होनी चाहिए। सवाल में कह रहा है एसी और सीडी बराबर है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों ही आपस में बराबर है। तो कहता है एक्स का मान ज्ञात करिए, क्या होगा? यानी ये वाली एक्स की वैल्यू निकालनी। करिए भाई कोशिश। देखिए मेरे भाई, इस कहानी को भी अब समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखो मेरे भाई, ये 90 है तो ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा, ये वाला तो 90 आएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, 90 आएगा थीटा, और ये 90 ये थीटा आएगा 90 माइनस थीटा। अब आपने देखना है क्या कि डीसी की वैल्यू बतानी है। सवाल में कह रहा है कि एसी और डीसी बराबर है, तो लेंथ भी एक्स है। आपने कहा नहीं, ये गलत बोल दिया क्या? एसी और सीडी बराबर है, एसी सीडी बराबर कैसे हो सकती है? ठीक है बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कॉन्ग्रुएंसी का केस आ गया, फिर कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल, सर्वांग सम हो गई, सिमिलरिटी करनी भाई, कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन फंस गया। बाकी समझा देता हूं कि अगर ये दोनों साइड बराबर आ गई तो इसका इनकी साइडों का रेशियो 1:1 आ गया, तो हर एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1 होगा। तो यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो वही होगी जो यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने, तो यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड क्या 3, तो ये वाली साइड भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी 3, और यहाँ थीटा के सामने वाली साइड 2 है तो यहाँ पे भी थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी 2। ठीक है जी, आप रेशियो में जाएंगे तो 1:1 बन रहा है क्योंकि दोनों साइड बराबर है ना? अब एक बात बताना कि भैया ये साइड 2 है, ये 3 है, 3 निकाल देंगे, कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम 3 का 9 2 को 4 9 4 13, आंसर आएगा मेरे प्यारे, रूट 13। ये आएगा आंसर, रूट 13। करिए जी सर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनिए। 3 ही सवाल है कि एक्स का मान ज्ञात करना क्या होगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये बात तो आप जानती हैं कि कॉन्ग्रुएंट होंगी ना, सिमिलर होंगी, क्योंकि थीटा होगा तो 90 माइनस थीटा होगा। आपने कहा ओके रिपोर्ट है सर, ये 90 90 माइनस थीटा, हर हाल में थीटा होगा और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब सर हम ये करेंगे कि यहाँ थीटा के सामने 10 है, मुझे क्या चाहिए एक्स, तो यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड एक्स, और यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड आई 4, यहाँ थीटा के सामने वाली साइड 10 और यहाँ थीटा के सामने वाली साइड आई मेरे प्यारे बच्चों 5, 5 कम 5 5 दूनी 10, तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स की जो वैल्यू आई 8 सेंटीमीटर। तो हमसे एक्स की वैल्यू पूछी थी तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 8 सेंटीमीटर। हाँ जी, अब आइए असली तौर पे। देखना मेरे प्यारे बच्चों, मैं 2 ट्रायंगल ले रहा हूँ, एक ट्रायंगल ये, आपने कहा जी ले लो, एक ट्रायंगल मैंने ये ले लिया,
एक ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, आपने कहा जी ले लो, दोनों में देख रहे हो ना बी कॉमन है, दो ट्रायंगल मैंने लिए और मेरे बच्चे आपको लेनी नहीं है ऐसे, ये ट्रायंगल में से ही काम होगा, लेकिन अभी क्या है कि शुरुआत है तो थोड़ा वक्त लगता है सीखने में, कोई दिक्कत नहीं, समझने की कोशिश करो। डी भाई एंगल बी दोनों ही त्रिभुजों में सेम है, यहाँ पे भी एंगल बी ही है, यहाँ ए है और यहाँ सी। मेरे प्यारे बच्चों ये वाली लेंथ है 6, ये वाली लेंथ है 4, ये वाली पूरी लेंथ है 6 2 8 और ये वाली लेंथ है 8 और 4 12, ये पूरी लेंथ 8 और 4 12 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ है x सेंटीमीटर। मैं सबसे पहले आपसे सवाल में ये जानना चाहता हूँ कि ये बताइए क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं है, क्या ये दोनों त्रिभुज मेरे प्यारे बच्चों समरूप हैं या नहीं, मुझे सबसे पहले बताइए। आप कहेंगे हाँ सर दोनों की दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कैसे सर आप एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट बता रहे हैं सर, हम एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं भैया कि अगर ये दो ट्रायंगल है और दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल सेम है थीटा, ये वाला कोण भी मेरे प्यारे बच्चों थीटा, अगर दोनों ही त्रिभुजों में ये दोनों कोण सेम है थीटा थीटा है और ये वाली साइड मान लीजिए 10 है और ये वाली साइड 20 है, ये वाली साइड 8 है और ये वाली साइड 16 है, और मैं आपसे कहूँ कि मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि सर आपने बताया था साइड एंगल साइड, ये साइड साइड का साइड के रेशियो अगर सर सेम आ जाए तो भी हम ये कह सकते हैं कि दोनों की दोनों त्रिभुज समरूप है। जैसे अगर सर ध्यान दोगे तो दोनों जगह एंगल सेम है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, बिल्कुल ठीक है, इन साइडों का रेशियो लोगे 1:2 है, इन साइडों का रेशियो लोगे तो भी 1:2 है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम आ गया। कौन सी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स? वो दो करस्पॉन्डिंग साइड जिनके बीच का एक कोण बराबर आ रहा है। तो मेरे बच्चे दोनों कोण बराबर, मतलब एक कोण बराबर है और अगल बगल की साइडों के रेशियो सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब मैं सवाल को थोड़ा रूप बदलूंगा और रूप बदल के आपसे चर्चा ये करना चाहूंगा कि मेरे भाई मैं लेंथ बदल दे रहा हूँ, ये लेंथ 20 कर दे रहा हूँ, ये लेंथ 10 कर दे रहा हूँ, बाकी ये सेम है 8 और 16 की। तो आप मुझे बताइए अब क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? और अगर समरूप हैं तो मैं इनके नाम लिख रहा हूँ ABC, तो बताना कौन सा एंगल किसके करस्पॉन्डिंग में, और ये है DEF। तो ये तो तय है कि दोनों ही ट्रायंगल में ये मैंने कहा है कि एंगल ए बराबर है एंगल डी के, तो मैं दे रहा हूँ। तो अब पूरी ट्रायंगल के नाम लिखो जो सिमिलर है कि ABCDEF होगा या ACB, क्या होगा वो बताना, लगाइए दिमाग। तो आप कहेंगे सर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक बात ये देखो कि रेशियो क्या आ रहा है 2:1, यहाँ पे भी रेशियो क्या आ रहा है 1:2, यानी रेशियो तो सेम है 1:2 है, यहाँ पे भी 1:2 है, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड लेते हो तो ये देखना सर एक के सामने वाली भुजा ये बनी तो ये वाला कोण, और यहाँ एक के सामने वाली भुजा ये बनी तो ये वाला कोण, तो करस्पॉन्डिंग रेशियो भी चेक करना, घुमा के भी देगा तो आप फंसना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब सर B और F बराबर होंगे, तो AB तो यहाँ DF लोगे, और तीसरा एंगल ये थीटा AC है, मतलब दो के सामने तो यहाँ दो के सामने E है, तो यहाँ C लिखोगे तो यहाँ E लिखो। ज्योमेट्री इतनी आसान नहीं है कि हर चीज हवा में चली जाए, ज्योमेट्री इज बेसिकली ए गेम ऑफ लॉजिक एंड प्रैक्टिस, द प्रैक्टिस यू मोर लर्न यू मोर, पता नहीं इंग्लिश में क्या बोला बट समझो। अब आइए सवाल में, अब आप दिमाग दौड़ाइए कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो x की वैल्यू निकालो। देखिए मेरे भाई ध्यान से समझिए मेरी बात, गड़बड़ होगी, गड़बड़ क्यों होगी? गड़बड़ ये होगी कि ये देखना कि ये रेशियो है 2 दूनी 4 2 3 2 अनुपात 3, यहाँ पे भी रेशियो देखेंगे तो 4 दूनी 8 4 3 12 2 अनुपात 3, रेशियो दोनों जगह सेम है। तो मेरे प्यारे बच्चों बी एंगल दोनों जगह कॉमन था और ये रेशियो 2 3 2 3 सेम आया, तो ये साइड रेशियो उनके बीच के एंगल की वजह से सिमिलर हो रही है, ठीक है जी। अब यहाँ 3 के सामने ये कौन है तो ये 3 डंडे खींच दी, यहाँ 3 के सामने ये कौन है तो 3 डंडे खींच दी, यहाँ 2 के सामने ये कौन है 1 डंडा खींच दिया, यहाँ 2 के सामने एक कौन है 1, ये से पहचान के लिए कौन सा किसके सामने करस्पॉन्डिंग हो गया। अगर मैं कहता कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है लेकिन ये बताओ किस नाम से रखा जाए, तो आप कहेंगे देखो सर बी तो दोनों ही जगह आएगा क्योंकि बी तो सेम है। अब ये देखो ई किसके बराबर है, ई में 3 डंडे तो ई बराबर है 1 है, ई बराबर है 1 है, और फिर यहाँ डी है तो यहाँ बचा है सी मेरे भाई, तो यहाँ डी है तो यहाँ सी, ऐसे ही सिमिलर होगी। अब सर अगर सिमिलर होगी तो हर एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होने से कहाँ दिक्कत है आपको? x निकालना है तो कॉमन एंगल के सामने वाली साइड x, यहाँ कॉमन एंगल के सामने वाली साइड 8, हाँ जी बहुत बढ़िया। दूसरा अब यहाँ ये बताना ये 3 एंगल वाली वाईफाई के टावर के सामने वाली साइड की लेंथ 12 है, बिल्कुल, तो यहाँ 3 एंगल वाईफाई के सामने वाली साइड की लेंथ 6 है, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू आई मेरे 4 दूनी 16। अब बताइए मजा आया कि नहीं आया? सवाल आया कि नहीं आया? बढ़िया लग रहा है मजा सिमिलरिटी के सवाल पढ़ के, मैंने ट्रेपेजियम सिखा दिया, सारी चीजें सिखाने लगा हूं जो सिमिलरिटी से टूट रहा है। अगला प्रैक्टिस आपने करना, देखिए मेरे भाई अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं। भाई ये रेशियो है 3:1, हाँ जी, कहता है x का मान बताइए क्या होगा। आओ भाई लगाते हैं दिमाग, दो ट्रायंगल बनाते हैं, पहले तो ये वाले ट्रायंगल बना लेते हैं, उठा के टेक दीजिए, दूसरी ये वाले ट्रायंगल बना लेते हैं, उठा के टेक दिया है, दोनों में ही मेरे लाला a की वैल्यू सेम है, ये 3 है ये 1 है, यहाँ पे भी a वही है, ये है b और ये है c मेरे प्यारे बच्चों। BC की वैल्यू पूछी जिसको हमने x माना, ये लेंथ है 3 और 2 5 और ये 14 और 1 15, ठीक है मेरे बाबू। ए एंगल जो है ना दोनों ही केसेस में सेम है। अब सिस्टम चेक करोगे तो 1 3 आ रहा है, यहाँ पे देखोगे 5 5 5 3 15 1 3 आ रहा है, आपने कहा तो यहाँ 3 के सामने एंगल b है, तो यहाँ भी भाई एंगल 3 मतलब 3 के सामने एंगल b होगा, यहाँ 1 के सामने सिंगल डंडा तो यहाँ पे भी 1 के सामने सिंगल डंडा। अब हमें सारी कहानी सेट करनी है, अब मुझे निकालना x, तो डबल के कॉमन एंगल के सामने वाली साइड x, यहाँ कॉमन एंगल के सामने वाली साइड हमको दिए नहीं रखा 3 है 3 है। अब मेरे भैया वाईफाई के टावर के सामने वाला 3 है, ये 3 था सॉरी, और यहाँ वाईफाई के टावर के सामने वाला 15 है, तो 3 3 3 5 15, तो मेरे भाई कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं? देखो यार मैंने डबल एंगल के सामने वाली साइड x ली, मान ली बात, फिर मैंने क्या किया कि यहाँ 3 था यहाँ 3 था, टावर के सामने वाली साइड मैंने 3 ले ली, वहाँ यहाँ मैंने गड़बड़ किया, यहाँ मैंने गड़बड़ किया, क्या गड़बड़ किया? देखो मैंने पहले यहाँ बड़ी ट्रायंगल इसके सामने x है तो यहाँ पे इसके सामने 3, तो दोबारा भी बड़ी ट्रायंगल लूंगा, इस टावर के सामने वाली साइड 15 है तो यहाँ टावर के सामने वाली साइड है 3, 3 से 3 काटा तो x की वैल्यू है 15, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी माफ करिएगा मैंने रेशियो कर, यानी पहले अगर बड़ी ट्रायंगल ली है फिर छोटी तो दूसरी बार भी बड़ी फिर छोटी, तीसरी बार भी बड़ी फिर छोटी, तब ये काम होगा। दवाई करिए भाई फटाक से, देखिए मेरे बच्चे कर रहे हो भाई, बताओ बताओ 36 का डी, गुड, ये आखिरी सवाल है सिमिलरिटी का। देखिए मेरे नन्हे प्यारे बच्चों अब आइए आगे, अगर थोड़ा सा रिलैक्स मोड हो जाए तो ये समझ में आता है, हर चीज लिखनी ना पड़े, अलग ट्रायंगल ना बनानी पड़े मेरी तरह, आपको समझना होगा कि ट्रायंगल के अंदर ही डाटा फिट सेट करना होगा माइंड में, ए डी ई, और शुरुआत जो होगी ना वो हमेशा ही बेसिक से होती है ABC, यानी धीरे धीरे सीखने से होगी, सीखा कैसे जाए वो चरण मैं बता रहा हूँ, पक्का। अब आइए, अब ये 4 है ये 2 है और ये 4 है,
यहाँ बात करें तो ये 4 2 6 है, ये 2 और 10 12 है, और ये x है। देखो यार एंगल ये दोनों जगह कॉमन है, बिल्कुल है। यहाँ रेशियो देखिए कॉमन एंगल के साथ 1:2, यहाँ पे भी 1:2, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, ये रेशियो 2 1 2 2 2 4 1 2 है, यहाँ पे भी 1 2 है, तो यहाँ 1 के सामने वाला ये वाला एंगल बना, तो यहाँ इस 6 के सामने वाला ये वाला एंगल बना। समझ गए ना, रेशियो लोगे 1:2 आया, और ये रेशियो भी 1:2, तो 1 के सामने वाला लिया, ठीक है जी। अब 2 के सामने ये वाला है, तो ये 3 डंडे खींच दिए, तो यहाँ 2 के सामने ये 3 डंडे खींच दिए। माफ करिए, अब जो चाहिए उठा के रेशियो ले लो यार। हमें चूंकि x निकालना है, तो कॉमन एंगल के सामने वाली साइड बड़े में x है, तो छोटे वाले में कॉमन एंगल के सामने वाली लेंथ 4, बड़े वाले में 3 वाईफाई टावर के सामने वाली साइड 12 है, तो छोटे में वाईफाई टावर के सामने वाली साइड 4 है। 4 से 4 कटा, मेरे पैर x की वैल्यू 12। अब धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगी कि किसके सामने कौन सी साइड आएगी और कैसे बनेगी, है ना। 12 मेरा आंसर है, दैट इज ऑप्शन बी, और मजा आ गया, है ना। अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले कॉन्सेप्ट की ओर, और अगला कॉन्सेप्ट है एरिया से रिलेटेड। क्या है कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि भैया अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, ये अगर सवाल ने कह रखा है कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों ही ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यानी इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, इनके एरियाज का जो रेशियो होगा वो वही होगा जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो एबी बटे डी का जो रेशियो होगा उसका स्क्वायर है, ऐसे बीसी बटे ईएफ का जो रेशियो होगा उसका स्क्वायर होगा। यानी जो भी इनकी करस्पॉन्डिंग साइडें बनी, जैसे मान लीजिए एबी डीई के करस्पॉन्डिंग हुई, बीसी ईएफ के करस्पॉन्डिंग हुई, और एसी डीएफ के करस्पॉन्डिंग, तो कहता है इनके स्क्वायर के रेशियो में होगा। आप कहेंगे स्क्वायर के रेशियो में क्या होगा, क्यों होगा, उसकी कहानी को भी समझाता हूँ, एक सेकंड का वक्त देना। देखो स्क्वायर के रेशियो में इसलिए होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, अगर मान लीजिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो इनकी मान लीजिए साइड का रेशियो 2:3 है, मान लेते हैं ये साइड 3x होगी तो ये 2x होगी, रेशियो तो 2:3 होगा। अब इनमें जो एल्टीट्यूड डलेगा, यहाँ से जो एल्टीट्यूड डाला और यहाँ से जो एल्टीट्यूड डालेंगे, इन एल्टीट्यूड की लेंथ का रेशियो तो 2:3 ही होगा। ये समझा चुका हूँ कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो रेशियो उनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का होगा वही उनके पेरीमीटर का भी होगा, वही उनके एल्टीट्यूड की लेंथ का भी रेशियो होगा। तो ये 2x 3x है, तो मेरे पैर ये भी 2 के होगा, तो ये 3 के होगा, यानी मल्टीपल डिफरेंट होगा, रेशियो 2:3 होगा, ठीक है। आप तो मेरे भाई ट्रायंगल के लिए बताऊं तो हाफ इंटू बेस हुआ 2x और हाइट होगी 2k। भाई सॉरी ट्रायंगल के लिए बताऊं तो हाफ बेस हो गया 3x और हाइट होगी 3k। अब 1/2 से 1/2 गया, x गया, k से k गया, यहाँ 2 दूनी 4 यानी 2 कवर, और यहाँ मेरे पैर 3 गुना 3 यानी 3 कवर। तो आपने देखा ना कि जो इनकी साइडों का रेशियो था, एरिया हमेशा ही उसके स्क्वायर के रेशियो में आया। अब एरिया का स्क्वायर होगा, ऐसे ही मेरे पैर जो भी इनका करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, इनके भी स्क्वायर के रेशियो में होगा। ऐसे इनकी मीडियन हो, ऐसे इनका एंगल बाइसेक्टर हो, ऐसे इनका एल्टीट्यूड हो, इन सब के भी स्क्वायर के रेशियो में होगा। इसी बात को यहाँ डिटेल में बहुत अच्छे से लिखवाया गया है कि भैया इनकी जो हाइट होगी उसके भी स्क्वायर में इन रेडियस होगी, सर्कम रेडियस होगी, मतलब हर एक चीज के रेशियो में इनकी वैल्यूज होंगी। अब इसी आधार पर हम पहला सवाल ले रहे हैं, यहाँ से वो एरिया वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर 49 वर्ग सेंटीमीटर है। मैंने आपको एक चीज अभी समझाई क्या कि भाई अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग लेंथ्स का रेशियो, लेंथ की स्पेलिंग LENGTH, लेंथ का रेशियो अगर A:B है, करस्पॉन्डिंग लेंथ में सब कुछ लिखा है कि आपका एरिया अपना हो, करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर हो सकता है, करस्पॉन्डिंग साइड हो सकती है, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड हो सकता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर होगा, यानी A²/B²। अब मोटी और बड़ी बात क्या कहना चाह रहे हो, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि भाई अगर साइड का रेशियो दे रखा है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, एरिया आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों एरिया का रेशियो देके साइड का रेशियो पूछे तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया स्क्वायर होता है तो साइड की लेंथ स्क्वायर रूट करना होगा। इस सवाल में ध्यान दो, आपको ये कह रहा है कि भाई दो ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर है, इनके एरिया जो है दीज आर बेसिकली 81 एंड 49, तो इनकी करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो बताइए क्या होगा, हाइट का मतलब लेंथ जो भी है, तो भैया इनका स्क्वायर रूट करो 81 का वर्गमूल 9 49 वर्गमूल 7 आंसर है ऑप्शन ए जो है आंसर, है ना। अब ऐसा नहीं होगा कि सारी सवाल बिल्कुल आसान कराए जाएंगे भाई, धीरे धीरे शुरुआत आसान होगी, लेकिन अगला स्टेप आपको उठाना होगा। आइए मेरे भाई देखिए सवाल में कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 169 और 121 है, एरिया दे रखा है 169:121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भैया साइड का रेशियो क्या होगा, साइड के अंदर सब कुछ आता है, एल्टीट्यूड भी, मीडियन भी, रेडियस भी, सर्कम रेडियस भी, साइड भी, पेरीमीटर भी, तो ये होगा स्क्वायर रूट 169 का वर्गमूल 13 121 का वर्गमूल 11, 13/11 इनकी साइड का रेशियो। अब कह रहा है बड़े त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 26 है, सब बड़े त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या है 26 सेंटीमीटर, तो 13 यूनिट 26 तो 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर, तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 11 दूनी 22 सेंटीमीटर। तो बड़े त्रिभुज की सबसे छोटे त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा क्या होगी भाई बड़ी की सबसे बड़ी साइड 26 है तो छोटी की सबसे बड़ी साइड 22 होगी, क्योंकि हर साइड का रेशियो तो 13 होगा, तो नो डाउट। कह रहा भाई दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, एक का एरिया 25 है तो मेरे प्यारे दूसरे का एरिया 36 है, तो एरिया का 25 36 है तो साइड का रेशियो क्या होगा 5:6, 5:6। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे कि हर करस्पॉन्डिंग हाइट की लेंथ 5 यूनिट है तो इसकी लेंथ 6 यूनिट होगी। तो पहले त्रिभुज की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है, तो दूसरे की हाइट क्या होगी, तो मेरे बच्चे आंख बंद करके देखो कि 5 यूनिट 2.4 है तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 5, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, गुना 6, पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा। अब भैया 24 ठीक है 144 बटे 50, 50 को 5 गुना 10 लिखते हैं, 5 से भाग दोगे 5 दूनी 10, 5 8 40 और उसके बाद 5 8 40 28.8, 10 है तो 2.88, तो आंसर आएगा बी ऑप्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा बी 2.88। कहता है कि साइडों का रेशियो 6:9 है, संगत ऊंचाइयों का अनुपात 6:9 है, तो 3 दूनी 6 3 3 तो अगर रेशियो 2:3 है तो एरिया होगा 4:9। आप कहेंगे हाँ भाई करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर तो होना रेशियो एरिया का। कह रहा है जी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 21 और 121 है, 81 और 121 है, तो मेरे प्यारे बच्चों 81 और 121 है, ये है आपके एरिया का रेशियो।
तो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों इनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा? वर्गमूल 81 वर्गमूल 9 121 का वर्गमूल 11 9 अब कह रहा है पहले त्रिभुज की ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर, तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई याद करिए क्या? तो आप जानते हैं कि 9 का आधा है तो 11 का आधा कितना हो जाएगा? 5.5 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर। तुम्हारा लहजा बता रहा है कि दौलत नहीं नहीं कह रहा है जी दो टू करस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर डिसेंडेड। कहता है साइड्स का रेशियो, मेरे पेरेचो मैंने कहा कि साइड के अंदर सब कुछ आता है, साइड भी आता है, मीडियन भी आता है, एंगल बाइसेक्टर भी आता है, अल्टीट्यूड जिसे हम हाइट भी कहते हैं वो भी आता है, पेरीमीटर भी आता है, सब आता है। इनकी लेंथ का रेशियो देखा 12:15 सेट करोगे तो 3 चौक 12 3 5 4:5। तो मेरे पेरेचो एरिया का रेशियो क्या आएगा? आप कहेंगे जनाब 4 का वर्ग 16 5 का वर्ग 25, एरिया का रेशियो मेरे पेरेचो 16:25 आएगा। अब पहले ट्रायंगल के एरिया 288 तो 16 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 288 को, तो भैया एक यूनिट क्या होगी? 16 × 16 बटा कितना भैया? 16 8 128 तो 25 × 18 18 5 90 18 36 और 9 45 450। बात पहले पढ़ी कि नहीं भाई? वही समझ जी बुक कब आ रही है आपकी भाई? बुक तुम्हारा बोली पहले सवाल क्या होता? आंसर क्या हुआ? 450। हाँ जी, कितने बच्चे समझ गए सवाल को? बताओ भाई, उसी से तो हम असेस कर पाएंगे अपने आप को। जल्दी से कमेंट करो कितने बच्चे समझ गए इस चीज को। तुम्हारा लहजा बता रहा है। एक बच्चा है सुमन ठाकुर, आप बार बार डॉट डॉट डाल के इतने कमेंट कर रहे हैं कि जेन्युइन बच्चों के कमेंट नहीं दिख पा रहे। ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, इसके बाद आप इस तरह से कमेंट करे जाएंगे फालतू के तो उठा के ब्लॉक कर दिया जाएगा, ध्यान रखना। सवाल तो बन जाता है, राज कश्यप जी कह रहे हैं टाइम टेकन नहीं हो रहा भाई, अभी टाइम की टेंशन ना लो, अभी से प्रैक्टिस करो, कोशिश करो। तुम्हारा लहजा नया नया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में सवाल में कह रहा है कि भैया बीसी के पैरेलल एक लाइन है, डीई होगी लाइन, ये हमने एक लाइन ले ली डीई, ए बी सी। डीई जो है पैरेलल है बीसी के। इफ एडी इज टू डीबी 2:3, कहता है ये रेशियो 2:3, देन द रेशियो ऑफ एडी इज टू डीईसी। मेरे प्यारे बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है एडीई और एक ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों एबीसी। आपने कहा तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ इनकी साइड की लेंथ का रेशियो क्या है? दोनों जब पैरेलल हो गई तो सिमिलर होगी, तो छोटे वाले की साइड 2 है तो बड़े वाले की साइड 2 3 5 है, तो साइड की लेंथ का रेशियो अगर 2:5 है तो बाबू एरिया का रेशियो क्या होगा? 4:25। बिल्कुल ठीक है, मतलब पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया 25 है तो छोटे ट्रायंगल के एरिया कितना होगा? 4। ध्यान दे रहे हो ना, क्योंकि छोटे की साइड 4 है तो छोटे का एरिया 4, तो पूरी बड़ी का एरिया 25, 25 में से 4 घटाया तो ये बचा 21, तो जो क्वाड्रिलेटरल बच गए डीईसीबी, डीईसीबी या बीसीईडी, इसका जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा वो 21 होगा, तो आंसर आएगा 4:21। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है एक ट्रायंगल है एबीसी, उसमें बीसी के पैरेलल एक लाइन हम खींचे हैं डीई, दिस इज द लाइन दैट इज पैरेलल टू बीसी, ए बी सी। इसमें मेरे पैरेलल बीसी के पैरेलल एक लाइन हमने खींची डीई, बहुत सुंदर डी रेखा खींची गई। यदि डीईसीबी का क्षेत्रफल 238 वर्ग सेंटीमीटर है तो एडी और एबी की लंबाई क्रम से 5 और 12, एडी की लंबाई है 5, ये लंबाई है मेरे पैरेलल 5 और एबी की लंबाई है 12, ये लंबाई है 12। तो मेरे भाई एक बात बताओ, दो ट्रायंगल सिमिलर होगी, एक एडीई बिल्कुल ठीक है, दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी दैट इज आल्सो सिमिलर। तो मेरे पैरेलल इनकी साइड की लेंथ का रेशियो क्या होगा? 5:12। तो एरिया का रेशियो क्या होगा मेरे पैरेलल? 5 का 25, 12 का 144। आपने कहा ठीक है, अगर बाबू ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटी ट्रायंगल का एरिया 25 यूनिट है, छोटी ट्रायंगल का एरिया 25 यूनिट है, तो पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया 144, 144 में से 25 घटाया तो बचा कितना भाई? 9 5 14 2 1 3 19, 119 यूनिट। तो इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है मेरे पैरेलल वो आएगा 119। भाई पूरे का कितना? 144, 144 में 25 घटाया 119 यूनिट है, जबकि सवाल में ये कह रहा है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 119 यूनिट नहीं है, 238 वर्ग सेंटीमीटर है। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 2। तो कह रहा है एबीसी का एरिया बताओ, तो एबीसी का एरिया था 144, तो 144 गुना 2 कितना है मेरे पैरेलल? 288 वर्ग सेंटीमीटर। तो मेरे भाइयों मेरा सही आंसर होगा 288 वर्ग सेंटीमीटर। तो मेरे भैया मेरा राइट आंसर जो होगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ये कह रहा है कि ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी ट्रायंगल है बहुत सुंदर, इसमें हमने एक लाइन खींची है डीई जो बीसी के पैरेलल रखी है, ऐसा ही ना? अच्छा हाँ, इन ट्रायंगल एबीसी लाइन डीई इज ड्रॉन, इंग्लिश में गलत लिखा है, चेंज करना पड़ेगा। इन ए ट्रायंगल एबीसी ए लाइन डीई इज ड्रॉन पैरेलल टू बीसी। सवाल में ये कह रहा है कि बीसी के पैरेलल हमने एक लाइन खींची डी, हिंदी में ठीक लिखा है कि भाई एबीसी में बीसी के पैरेलल हमने एक लाइन खींची डी। अगर डीई मेरे पैरेलल मैंने पैरेलल खींची थी तो तय है कि दो सिमिलर ट्रायंगल बनी, एडीई एंड सेकंड वन इज एबीसी। इज दैट ओके? यस सर। और मेरे पैरेलल सवाल में कह रहा है कि भैया जो ये लाइन पैरेलल खींची आपने इसकी वजह से क्या हुआ कि पूरी ट्रायंगल दो इक्वल एरिया में बढ़ गई, यानी ये एरिया भी 1 हो गया और ये वाला एरिया भी मेरे पैरेलल 1 हो गया, यानी रेशियो आया 1:2। तो पूरी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 1:2 है, यानी छोटी एरिया 1 तो पूरी बड़ी एरिया 2 है। बिल्कुल ठीक। अब मेरे पैरेलल का एरिया का रेशियो 1:2 है तो साइड का रेशियो क्या होगा? सबके रूट तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो √2 होगा। इसका अर्थ हुआ मेरे बच्चे कि छोटी ट्रायंगल की साइड की लेंथ का रेशियो अगर 1 यूनिट है तो पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड जो होगी वो √2 यूनिट होगी। अब मुझसे पूछ रहा है एडी इज टू डीबी का रेशियो, तो एडी तो 1 होगा, डीबी क्या होगा? √2 - 1, तो ये वाली लेंथ होगी √2 - 1। तो जो आंसर आएगा मेरे बच्चे वो है एडी बटे एबी। तो एडी की लेंथ है 1 और एडी बटे डीबी है, तो डीबी की लेंथ होगी √2 - 1। अब मेरे बच्चे हम चाहूं तो इसका हर का प्रीमियम कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। कैसे? ध्यान देना, √2 - 1 से ही ऊपर गुना, √2 - 1 से ही नीचे गुना, तो ऊपर आ जाएगा, मतलब √2 + 1 से नीचे गुना, √2 + 1 से ऊपर आ जाएगा √2 + 1 और नीचे आ जाएगा 1। एंड ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। मेरे भाई ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप इतना करके आइए, कल की क्लास में से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।